प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारा आज का विषय हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 है। 4 विकल्प के साथ आपको प्रश्न मिलेंगे। सही विकल्प का चयन करना है। कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। आपको समय मिलेगा। और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके कितने सही आए इन प्रश्नों में से। और पहले जो टेस्ट हो चुके हैं उनका पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप पहले के भाग को प्राप्त कर सकते हैं। यदि देखना चाहे तो, नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और सभी प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं। अतः आप अंत तक अवश्य बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे घर में आराम करें, ये कैसा वाक्य है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। कैसा वाक्य है? बच्चे घर में आराम करें। देखने में लग रहा है कि विधानवाचक है, कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य लग रहा है, लेकिन ये साधारण नहीं है, ना संदेह है, ना इच्छावाचक है। कैसा है? आज्ञावाचक है। क्यों है आज्ञावाचक? क्योंकि घर का बड़ा व्यक्ति कह रहा है कि बच्चे घर में आराम करें। हो सकता है कहीं जा रहे हो और बच्चों को बोला कि बच्चे घर में आराम करें, आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो कैसा है ये? आज्ञावाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है स्क्रीन पे आपकी। दूसरा प्रश्न है, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, भाववाच्य। देखिए भाववाच्य तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये वाक्य का भेद नहीं है। भाववाच्य। अब सरल वाक्य देखो, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है। कैसा है? सरल वाक्य है। मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। साधारण वाक्य है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। क्या कितने भेद होते हैं संज्ञा के? जल्दी से क्लिक कीजिएगा। कौन से को लॉक करोगे? चलिए, इतना समय नहीं मिलेगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। 3 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के कितने भेद आते हैं? प्रश्न ये बनता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? संज्ञा के भेद थे 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और हैं। कौन कौन से हैं वो? मैं आपको फ्लो फ्लो में बतागी। आपको बताना था कि कितने भेद है। और 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जो समूह का बोध कराए वो समूहवाचक, और जो तरल पदार्थ हो, धातु का बोध कराएं, द्रव्य का बोध कराएं, वो होते हैं द्रव्यवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आम में कौन सी संज्ञा है? आम शब्द है और उसमें संज्ञा बतानी है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? कैसी है? आम का नाम लिया और सबके मुंह में पानी आ गया। आम बड़े स्वादिष्ट होते हैं, रसीले होते हैं। अब आम है, कैसी संज्ञा है? आम किसी फल का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही करेंगे हम, जाहिर सी बात है। अगर ये करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। आम है जातिवाचक संज्ञा। क्यों है? क्योंकि आम की बहुत सारी जातियाँ होती हैं। कोई चौसर आम होता है, कोई लंगड़ा आम होता है, कोई दुशेरी आम होता है। बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, जातियाँ होती हैं आम की। सभी के नाम मुझे नहीं पता। तो आम जो शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंद कौन सी संज्ञा है? बूंद जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है? दिखने में बहुत साधारण प्रश्न लग रहा है कि बूंद कौन सी संज्ञा है, लेकिन इन चारों को जब हम पढ़ते हैं और बूंद को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सी संज्ञा है? बूंद है समूहवाचक। कैसी है? समूह, समूह के रूप में होती है बूंदे। तो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। बूंद जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। पारा कौन सी संज्ञा है?
पारा जो शब्द है उसमें संज्ञा कौन सी है? ये तो आप बता दोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो धातुएं होती हैं, तरल पदार्थ होते हैं, चाहे धातु ठोस हो या लिक्विड हो, वो क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ जो पारा शब्द है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पंडिताई संज्ञा है। पंडिताई शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है? पंडिताई द्रव्यवाचक हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक भी नहीं हो सकता, इन पे हमारा क्रॉस लग गया है। अब जातिवाचक, भाववाचक, इसमें देखना है। देखिए पंडित जो शब्द है वो क्या है? जातिवाचक, और पंडित से बना है पंडिताई, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा वो कैसे बनती है? 4 शब्दों से बनती है। संज्ञा से, सर्वनाम से। संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? पंडित से पंडिताई, जातिवाचक शब्दों से बनी है पंडिताई। अगला है कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद बताने हैं। 6, 7, 8, 5, कितने भेद हैं कारक के? यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी अपनी तैयारी व्याकरण की अच्छे से कर पाएँ। और नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी बालक को समझाती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? संप्रदान, करण, कर्म, कर्ता, कौन सा कारक है? माता जी बालक को समझाती है। अब विभक्ति देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या है? माता जी बालक को समझाती है, कर्म कारक है। बालक को, किसको समझाती है? बालक को, तो क्या है? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों ने गुरुजी को फल दिए, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म, संप्रदान, अधिकरण और करण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से साधन के अर्थ में होता है, या के द्वारा भी होता है। संप्रदान के लिए, के हेतु, के निमित्त, के वास्ते। अधिकरण में पर, और आपादान से अलग होने के भाव में। संबंध कागे की संबोधन हे अरे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों ने गुरुजी को फल दिए, यहाँ पे को आ रहा है, कोई विभक्ति आ रही है, तो आप क्या बताओगे? कर्म कारक। कोई व्यक्ति आए, ऊपर भी आए, तब माता जी ने बालक को समझाती है, यहाँ पे कर्म कारक हो गया। और यहाँ क्या है? विद्यार्थियों ने गुरुजी को फल दिए, यहाँ भी क्या हो गया? कर्म कारक। अगर हम कर्म कारक करेंगे तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको कर्म कारक नहीं करना है। बाबा आप कहोगे कि यहाँ कोई व्यक्ति आ रही है, कर्म कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देने का भाव है। जहाँ देने का भाव हो, भय का भाव हो, भय हो, लज्जा हो, निकलने का भाव हो, वहाँ क्या होता है? मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा बता गई, अपादान के लिए बता गई। यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे देने का भाव हो, किसी की हित पूर्ति हो, किसी को कुछ दिया जा रहा हो, वहाँ होता है संप्रदान कारक, चाहे कोई व्यक्ति आए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? देने का भाव है। विद्यार्थियों ने गुरुजी को फल दिए, देने का भाव हुआ, तो क्या हो गया? संप्रदान कारक। यहाँ संप्रदान कारक आएगा, कर्म कारक नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। जहाँ भी देने का भाव होगा वहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो अभी मैंने बताया था, लज्जा, निकलने का भाव और भय हो, वहाँ पे होता है अपादान कारक। क्या होता है वहाँ? अपादान कारक। और देने का भाव हो, वहाँ होता है संप्रदान कारक। आगे है, ये मोहन का घर है, वाक्य में कारक है। ये मोहन का घर है, अधिकरण, संबंध, कर्म, कर्तव्य। विभक्ति देख लीजिए कौन सी है? का विभक्ति आई है। का विभक्ति कौन से कारक में आती है? संबंध कारक में। कौन से में आती है? संबंध कारक। कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक। देखिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ, प्रश्न देखते ही आपको सही विकल्प का चयन करना है, इतना समय आपके पास बहुत है। आप मेरे बताने से पहले आपने विकल्प का चयन करें और फिर कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपके कितने सही हैं। अगला जो प्रश्न है वो वचन के कितने भेद हैं?
आपको दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से चयन कीजिएगा। वचन के भेद होते हैं कितने? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं? 2 वचन भेद होते हैं, ठीक है? चलिए आगे आगे देखते हैं, शायद वचन से संबंधित ही प्रश्न आए। हाँ, वचन से संबंधित ही प्रश्न आ गया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं ये। इस वाक्य में वचन कौन सा है? एक वचन, बहुवचन? दो ही वचन है तो विकल्प भी हमारे पास दो ही है, तीसरा कोई नहीं इनमें से। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आपको देखना है, जनता शब्द देखना है कौन सा वचन है, जनता शब्द कैसा वचन है, एक वचन है या बहुवचन? ध्यान रखिएगा, जो जनता शब्द है वो हमेशा एक वचन रहता है। कैसा रहता है? एक वचन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया, इस वाक्य में वचन कौन सा है? कंफ्यूज हो गए, इतनी वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया, एक वचन या बहुवचन? वर्षा शब्द को देख लो आप, वर्षा शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन? वर्षा भी क्या रहता है? एक वचन है। हमेशा क्या रहता है? एक वचन, ठीक है? जनता, वर्षा एक वचन है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो चुका है, इतनी वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया, एक वचन है। अगला है, आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए हैं, इस वाक्य में वचन है। यहाँ पे क्या है? दर्शन शब्द को बताना है। ये आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए हैं, इस वाक्य में वचन कौन सा, एक वचन या बहुवचन है? कैसा है? दो ही विकल्प है, चयन कीजिएगा जल्दी से। देखिए, जो दर्शन शब्द है वो हमेशा कैसा रहता है? बहुवचन रहता है। आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा, किसी भी शब्द को पता चल जाएगा कौन सा वचन है। दर्शन किया नहीं होता, मैंने देवता के या भगवान के दर्शन किए, किया नहीं होता, किए होता है। क्या हो जाएगा? बहुवचन। दर्शन, प्राण, आंसू शब्द हमेशा किस में रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना मजेदार प्रश्न? इसी तरह के परीक्षा में आते हैं। अगला है, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के कितने भेद हैं? ये तो सभी को पता है, लिंग के दो ही भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। संस्कृत में एक उभयलिंग भी होता है, लेकिन हिंदी में केवल दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला भी लिंग से संबंधित प्रश्न है। कड़वाहट शब्द में लिंग है, कड़वाहट शब्द है, इसमें लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये आपके लिए प्रश्न, थोड़ा सोचिएगा फिर बताइएगा। कड़वाहट, सोच लिया होगा, अभी इसको लॉक करते हैं। कड़वाहट शब्द स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों के पीछे हट आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। हट आया है, कड़वाहट, यहाँ हट है अंत में, तो क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी लिंग क्या है? जनवरी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जनवरी देखने में तो क्या लग रहा है? क्या बताओगे? स्त्रीलिंग जनवरी, और स्त्रीलिंग ही होना चाहिए, लेकिन ये पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है? महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अगला भी इसी से संबंधित आ रहा है। पूर्णिमा शब्द में लिंग की पहचान करे। पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथियों के नाम, पूर्णिमा तिथि का नाम है, और तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तो पूर्णिमा भी क्या है? तिथि है। तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग, ठीक है? आज की कड़ी के 20% यही समाप्त होते हैं। बताइएगा अवश्य कि इन 20 में से आपके कितने सही हैं, और यदि आप अच्छे लगे या नहीं लगे ये भी बताइएगा। और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नई श्रृंखला के साथ। आपका दिन शुभ हो।